नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Next is procedure भैया। अगर कुछ मन ना करे पढ़ने का, आलस्य में डूबी हो अक्षिता, और फिर भी मन हो कि एक क्वेश्चन तो करके आना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 61 पढ़ के जरूर जाना। ये है इसकी वैल्यू। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को इम्पीच करने की प्रक्रिया कहाँ दे रखी है? आर्टिकल 61 में दे रखी है। और क्या दे रखा है सारे में? देखो ये क्या है। When the president is to be impeached for the violation of the constitution, संविधान के उल्लंघन के लिए उसको इम्पीच करना हो, ठीक है। प्लीज हाईलाइट द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट P4 प्रीलिम्स। पहला क्वेश्चन था आर्टिकल नंबर पे था, दूसरा क्वेश्चन ये कह सकते हैं वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और थर्ड है चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या मतलब है इस बात का? हिना भनोट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर चार्जेस। इन पर आरोप यह है मैडम हिना कि आपने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। यू हैव वॉयलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट? तो आप पर क्या है? ये आरोप है। व्हाट इज दिस? चार्ज। ये है आप पर आरोप। तो लैंग्वेज में समझ लीजिए, ये रहा आपका चार्ज, ठीक, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो चार्ज लगाया जाएगा, ये लोकसभा और राज्यसभा में शुरुआत कहां हो सकती है? यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका कि आरोप लगाया कहां से, शुरुआत कहां से होगी? ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि कोई से भी सदन से, चाहे ये लोकसभा हो चाहे ये राज्यसभा हो, यहां पर कोई प्रेफरेंस नहीं है, इक्वल राइट्स है लोकसभा और राज्यसभा को। ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज का, गॉट इट और नॉट? ये लाइन समझ में आई नहीं आई? अब ये समझिए, नो चार्ज शैल बी प्रेफर्ड unless proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved at least 14 days notice। 14 days notice को अपने बेयर एक्ट में हाईलाइट कर लीजिए और लिखिए P4 प्रीलिम्स। कि ये जो चार्ज लाने से पहले, चार्ज यानी कि जो उनकी जो ये है कि भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है, इस प्रकार का आरोप लाने से पहले 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। आफ्टर एट लीस्ट 14 डेज नोटिस। तो नोटिस को ध्यान रखना, बस नोटिस की ड्यूरेशन पर 14 डेज नोटिस। इट्स नॉट 7 डेज, इट्स नॉट 15 डेज, इट्स नॉट 30 डेज, इट्स व्हाट? 14 डेज नोटिस। तो यही प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बस, नॉट मोर देन दिस। एंड इसको जो साइन किया जाएगा इन राइटिंग, साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। ये क्या बला आ गई? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये है बला एडवांस नोटिस। कितने लोग साइन करेंगे? यहां से क्वेश्चन है, कितने लोग करेंगे? 1/4 ऑफ टोटल। यानी कि अगर कार्यवाही लोकसभा में हो रही है तो लोकसभा की जितनी संख्या है सदस्यों की, उनका 1/4 लोग उस नोटिस को साइन करेंगे। अगर राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होनी है तो राज्यसभा के जो कुल संख्या है उसका कम से कम 1/4 सदस्य उस नोटिस को साइन करेंगे। तो इस नोटिस की संख्या पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1/4 ऑफ द व्हाट? 1/4 तो प्रेजेंट नहीं है, 1/4 ऑफ टोटल है। तो इस शब्द को ऐसे मन में बिठा लो जैसे तुम टेडी बियर को लगाए घूमते हो। 1/4 ऑफ टोटल। टोटल को मत भूलना, टोटल। चलिए थोड़ा डिस्कशन इस पे कर रहे थे। अंश प्रिया ने एक बात कही है कि जब वो बेरक पढ़ती है, ऐसा ही होता है जब बेरक पढ़ती है लड़की है, इसको लगता है सब आता है, जब क्वेश्चन करने जाती है तो इसे भूल जाती है। यही होता है, सभी के साथ होता है, इट्स वेरी नेचुरल।
और इसका तरीका सिर्फ एक है, इससे पार पाने का एक ही तरीका है और वो है रिवीजन। जितना आप रिवीजन करोगे उसके आप मैजिकल वो देखोगे, इफेक्ट देखोगे। ये कुछ इस तरीके से है जैसे इंसान कमा के लाए और कुछ सेव ना करे। आप लाखों रुपए कमा लीजिए, लेकिन अगर आपने सेव नहीं कर रहे हैं तो आपकी इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं बचा आपके पास। एक इंसान ने बहुत कम कमाई की लेकिन वो सेव कर रहे हैं। तो रिवीजन से आपके माइंड में चीजें सेव होती हैं। रिवीजन नहीं करेंगे आप सब भूल जाएंगे। तो कम से कम 2-3 घंटे डेली रिवीजन के लिए निकालिए आप लोग, ठीक है। सो इससे बढ़िया देखो 2/3 ऑफ टोटल है ये 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है। तो आप जरा इसको नजर इनायत यहां पे लाइए अपनी। 2/3 ऑफ, एक है शब्द टोटल, एक है प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 ऑफ टोटल या 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इट इज टोटल, टोटल संख्या, कुल संख्या का 2/3। और जहां हम सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज या CAG को निकालते हैं तो हम बात करते हैं 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग की। इसीलिए कई बार जो स्टूडेंट हैं केवल 2/3 को देख करके वो क्या करते हैं, टोटल की जगह प्रेजेंट एंड वोटिंग को में टिक करते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है इस बात का कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है। राष्ट्रपति के केस में 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। इट मीन्स अगर मान लीजिए क्या बात निकल के आई, इसको ऐसे देखिए, अगर आप ये अगर कार्यवाही कहाँ चल रही है, लोकसभा में चल रही है, लोकसभा में पास होना है तो 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं, टोटल सदस्य हैं, उनका 2/3 लोग पास करेंगे तब वो रिजोल्यूशन पास होगा। उसके बाद में फिर वो चला जाएगा राज्यसभा में और राज्यसभा में वही प्रोसीजर दोहराया जाएगा जैसा कि लोकसभा में। तो राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इसको पास करेंगे तब यहां से पास होगा वो। टोटल मेंबर्स में इलेक्टेड मेंबर्स भी आ गए हैं और नॉमिनेटेड भी आ गए। यहाँ पे कोई इलेक्टेड मेंबर की बात नहीं की है। इनकी क्वेरी ये थी कि क्या टोटल मेंबर्स में नॉमिनेटेड मेंबर्स को काउंट करेंगे। यस, इट इज द टोटल मेंबर्स, इट इज नॉट इलेक्टेड मेंबर्स। गॉट इट। अब दूसरी बात आ जाइए, जो 1/4 ऑफ नोटिस की बात कर रहे हैं तो 1/4 जहां पर कार्रवाई शुरू करेंगे ना, हालांकि आपको इतना डिटेल में जरूरत नहीं है, टेक्निकल, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस जहां पर कार्रवाई शुरू हो रही है, लोकसभा में शुरुआत कर रहे हैं तो वहां के मेंबर्स के 1/4 आप देंगे उसको, ठीक। नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। यहां पर हाउस का मतलब है जिस हाउस में प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट कर रहे हैं उस हाउस के कुल सदस्यों का कम से कम 1/4 लोग उसको नोटिस को साइन करेंगे। आई बिलीव कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। When a charge has been so preferred by either house of the parliament, the other house shall investigate the charge or cause the charge to be investigated. हाँ जी, and the president shall have the right to appear and to be represented at such investigation. Please write down before prelims. क्या कह दिया ये? Very important for you. यहां पर आइए, क्या मतलब है इसका देखिए कि अब एक हाउस से चार्ज पास हो गया, एक हाउस से रिजोल्यूशन पास हो गया, यानी कि लोकसभा ने मान लीजिए पास कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हेन ए चार्ज हैड बीन सो प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस, अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज। यानी कि अगर लोकसभा ने उसको पास किया, पहले लोकसभा पास हो गया तो यहां पर जो राज्यसभा है, जो दूसरा सदन है, वो उस आरोप की इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, इन्वेस्टिगेट, उसकी जांच करेगा कि वाकई में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा विच कि उस चार्ज पर जो इन्वेस्टिगेशन होनी है, उस चार्ज पर, यानी कौन सा आरोप है राष्ट्रपति के ऊपर कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है, इस चार्ज पर, इस आरोप की इन्वेस्टिगेशन कौन सा हाउस करता है, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस। इन्वेस्टिगेशन इज डन एज ए सेकंड पार्ट इन द सेकंड हाउस
पहले हाउस ने 2/3 ऑफ टोटल मेंबर से उस आरोप को पास कर दिया, प्रेफर कर दिया, चार को रिजोल्यूशन को पास कर दिया। उसके बाद में वो जाएगा सेकंड हाउस यानी कि राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा क्या करेगी, उस आरोप की जांच करवाएगी। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टिगेशन पहली बार शुरुआत में यहीं पर हो जाएगी, पहले सदन में इन्वेस्टिगेशन होगा या सेकंड सदन में होगा? आंसर इज व्हाट? सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा। सही है। एंड अगेन आपके लिए नया ताजी फ्रेश क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर and to be represented at such investigation whether the president had the right to appear or not। राष्ट्रपति के पास इसमें अपियर होकर के अपनी बात कहने का हक मिलता है नहीं मिलता? तो फर्स्ट हाउस से मिलता है, सेकंड हाउस से मिलता है। he gets the opportunity in the second house while the charge is being investigated। you got it? बात समझ आ रही है? तो यहां से क्वेश्चन मिलेगा कि सेकंड हाउस में जाकर के राष्ट्रपति को इन्वेस्टिगेट का अपनी बात कहने का मौका यहां मिलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं जी, मैंने कोई भी वॉयलेशन नहीं करा, इससे पूछ लो, उससे पूछ लो। राष्ट्रपति जी अपने वकील साहब को लेकर यहीं पे बात रखेंगे अपनी कि मैंने कोई वॉयलेशन नहीं किया। तो पहले हाउस में उनको बात करने का मौका नहीं मिलता है, सेकंड हाउस में बात करने का मौका मिलता है। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द, वही उतनी मेजॉरिटी से, देन सच रिजोल्यूशन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट। ये लाइन जो है ना, इसे चुपचाप कलर कर लो और वहां लिख लो P फॉर प्रिलिम्स। ये क्या कह दिया शायर ने, क्या कह दिया? तो शायर ने ये कह दिया कि भाई साहब जो दूसरा जो हाउस है यानी कि जो सेकंड हाउस है, वहां पर जब वोटिंग हो गई और 2/3 ऑफ टोटल से पास कर दिया गया, तो जो पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन का पास होना ही अपने आप में इफेक्ट ऑफ रिमूवल होगा। कोई और प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी कि राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, अभी कुछ और होना है। वहां पर वोटिंग हुई, वहां पर वोटिंग का रिजल्ट आया और राष्ट्रपति महोदय उठाओ, निकल लो यहां से, बिकॉज यू हैव बीन रिमूव्ड नाउ। द लाइन इज व्हाट? यू सी द लाइन, सच रिजोल्यूशन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ Such resolution shall have the effect of removing the president। ध्यान रखना, shall have the effect of removing the president। Got it or not? And again you will get the question from Article 62, very important for you। Time of holding election to fill the vacancy in the office of president and the term of office elected tick tick tick। यहां से पढ़िए, आर्टिकल 62 के हेडिंग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लाइन अंदर से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। An election to fill a vacancy, कौन सी वैकेंसी? कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। क्या मतलब इस बात का, इसको समझिए आप लोग। तो देखिए वैकेंसी कैसे हो सकती है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से रिक्त हो सकता है। एक तरीका यह है कि उनकी जो 5 साल की टर्म है वो खत्म हो जाए, एक तरीका ये होगा 5 इयर्स के लिए आए थे, 5 इयर्स खत्म हो गए, अब वापस घर जाइए। दूसरा क्या हो सकता है, अचानक उनको गुस्सा आ जाए, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तीसरा क्या हो सकता है कि उन्होंने कोई, ये हुई कैजुअल वैकेंसी, अचानक वैकेंसी होगी, अभी कल तक सही थे, आज रिजाइन कर दिया, डेथ हो गई, या उनको रिमूवल कर दिया जाए फॉर द, जब जो हमने पढ़ा अभी तक वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें उनको रिमूव कर दिया जाए, तो वो हुई कैजुअल वैकेंसी। तो 2 प्रकार से पद रिक्त हो सकता है। एक तो हुआ पूरा का पूरा टाइम जो टेन्योर था 5 इयर्स का वो कंप्लीट हो गया, दूसरा हुआ कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पद रिक्त हो गया। तो उसके लिए इलेक्शन दोबारा कब होना चाहिए, तो दोनों का प्रोसेस अलग अलग है और यहीं से क्वेश्चन आता भी है। क्या है इसमें समझिए, शैल बी इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी, कौन सी? एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। ये कब हो जाना चाहिए? बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। यानी कि जो 5 साल का टेन्योर है, जो 5 साल का टेन्योर है उसके पूरे होने से पहले ही इलेक्शन करा करके रखो, ताकि उनका टेन्योर का अंतिम दिन और दूसरा जो इनकम्बेंट है उसका पहला दिन, कोई डिले नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए इसमें। तो पहले से ही आपको पता है कि 5 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो पहले से ही इलेक्शन करा के रखिए। दिक्कत कब आती है? जब अचानक वैकेंसी आ जाए, उसके बारे में क्या है, ये खास बात है। एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट occurring by reason of death, resignation, removal, otherwise shall be held as soon as possible। as soon as possible
and in no case later than 6 months from the date of occurrence of vacancy. in no case occurrence, ये जो 6 months वाली लाइन है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आता है, समझे? यहां से क्या क्वेश्चन आता है कि जितनी जल्दी हो सकता है, अगर डेथ हो गई तो जितनी जल्दी इलेक्शन हो सकता है उतनी इलेक्शन कराइए, लेकिन फिर भी टाइम फिक्स है मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर, और यहीं से 6 मंथ से क्वेश्चन आएगा कि दोनों ही बातें, जितना शीघ्र अतिशीघ्र, लेकिन 6 महीने के अंदर। इन नो केस लेटर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए किसी के पे भी। तो ये इस लाइन से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये लाइन आपको वाइस प्रेसिडेंट में नहीं मिलती है। जब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर ये 6 मंथ की बात नहीं मिलेगी आपको, ध्यान रखना। तो ये एज सून एज पॉसिबल, इन नो केस लेटर देन 6 मंथ, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा आपका ये, ठीक। फ्रॉम माई साइड द चैप्टर ऑफ प्रेसिडेंट इज ओवर नाउ। ये वीडियो आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा और शेयर भी करेंगे। आज मैं आपको एक टिप और देता हूँ यहाँ पर, ये कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखिए, रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको टिप देता हूँ। आपको जो आपका ट्रेवलिंग टाइम है, जो आपका खाने का टाइम है, जो वेटिंग टाइम है, उसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका बहुत टाइम बचेगा, इसमें बहुत टाइम बचेगा और आप बहुत फास्ट लर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।